हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस लघुत्तरीय प्रश्न, और ये था चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में, है ना। तो ये तो हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है जितना अभी। देखिए ये यहाँ तक कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। ये सब के सब कंप्लीट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो ये रहा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, चैप्टर नंबर 2 इतिहास, समाजवाद और साम्यवाद। तो ये जो क्वेश्चन है कि यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। अब यूटोपियन समाजवादी एक ऐसे विचारक थे जो आदर्श और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करना चाहते थे, है ना। जो यूटोपियन समाजवादी विचारक थे वो क्या थे? आदर्श की बात करते थे और न्यायपूर्ण समाज की बात करते थे। तो क्या क्या याद रखना है? आदर्श प्लस न्यायपूर्ण समाज के बारे में कौन बात करते थे? तो यूटोपियन समाजवादी विचारक। वे मानते थे कि समाज में गरीबी, शोषण और असमानता का अंत आपसी सहयोग और भाईचारे से किया जा सकता है। लेकिन भैया ये संभव नहीं है, मतलब कि गरीबी, शोषण और असमानता जो है ये आपसी सहयोग और भाईचारे से जो है ये 100% संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा मानना था, किसका मानना था? यूटोपियन समाजवादियों का। उसके अनुसार सभी लोगों को समान अवसर, सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। उनका कहना था कि सभी लोग को क्या मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए और समान सुविधा मिलना चाहिए। वे निजी संपत्ति और प्रतियोगिता के विरोधी थे, मतलब ये निजी संपत्ति और किसी तरह का जो है धन कमाने या किसी तरह का प्रतियोगिता नहीं होना चाहिए, इसके क्या थे? ये विरोधी थे। और सहयोग पर आधारित समाज की स्थापना करते थे, मतलब उनको लगता था कि एक दूसरे के सहयोग से ही सब सारा प्रॉब्लम समाज में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इनके जो समर्थक थे उनका नाम था रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियो। ये सब क्या थे? यूटोपियन समाजवादी थे जो आपसी सहयोग की बात करते थे, आपसी सहयोग की बात करते थे, किसी तरह का कोई प्रतियोगिता कंपटीशन की बात नहीं करते थे। ठीक है, निजी संपत्ति के विरोधी थे। तो यही कुल मिला के यूटोपियन समाजवादी व्यवस्था का ढांचा था, उनका अपना ऐसा विचार था। याद रखने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके का कर सकते हैं कि यूटोपियन समाजवादी ऐसे लोग थे जो एक सपनों का समाज देखना चाहते थे, जो एक सपनों का समाज देखना चाहते थे जहाँ कोई गरीब ना हो, अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। ठीक है, जहाँ कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, और सब मिलकर काम करें, और सब मिलकर काम करें। वे कहते थे अगर इंसान लालच छोड़ दे और सहयोग से जिए, अगर इंसान लालच छोड़ दे और सहयोग से जिए तो दुनिया अपने आप सुंदर बन जाएगी, तो दुनिया अपने आप सुंदर बन जाएगी। और यही था यूटोपियन समाजवादी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूटोपियन समाजवादी जो थे उनके क्या विचार थे, उनके क्या विचारधारा थी, वो किस पे ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि लेनिन के जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है ना। तो इसका उत्तर है कि लेनिन के जीवन और उपलब्धियां। तो इसकी जो हम लोग पहले क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे, है ना। भूमिका लिखेंगे कि भैया लेनिन के बारे में थोड़ा बहुत उसको। तो 20वीं शताब्दी के महान क्रांतिकारी नेताओं में व्लादिमीर इलीच लेनिन का स्थान क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि 20वीं शताब्दी के अगर महान क्रांतिकारियों की बात करें तो लेनिन को जो है एक
बहुत ही रिनाउल्ड क्रांतिकारी के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने रूस में समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, उसका जो क्रांति का जगह था वो क्या था, रूस था। और उन्होंने किसका नेतृत्व किया, तो समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया और दुनिया का एक पहला समाजवादी राज्य स्थापित किया। लेनिन न केवल एक महान नेता थे, लेनिन सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता थे, विचारक थे और समाजवादी दार्शनिक भी थे। है ना, वो क्या थे, एक कुशल संगठनकर्ता थे, विचारक थे और समाजवादी क्या थे, दार्शनिक भी थे। लेनिन का प्रारंभिक जीवन, ठीक है, तो लेनिन का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि लेनिन का जन्म जो है 1870 में हुआ। ठीक है, लेनिन का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1870 में हुआ और रूस में क्रांति जो है 1917 में हुई। यानी कि जिस समय रूस में क्रांति हुई उस समय लेनिन जो है 47 साल के रहे होंगे। कितने साल के रहे होंगे, यानी कि 30 साल इधर हो गया और प्लस 17 साल, यानी 47 साल के रहे होंगे। कि लेनिन का जन्म 1870 में हुआ और रूस में सिम्बर्ग नगर में हुआ। उनके पिता एक शिक्षाविद थे, यानी इनके पिता क्या थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। बचपन से ही लेनिन मेधावी छात्र थे। उनके भाई बहन, बड़े भाई को जार सरकार के विरोधी में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बड़े जो भाई थे उसको जार सरकार का पहले भी विरोध कर चुके होंगे तो क्या कह दी गई थी, फांसी। जिससे लेनिन के मन में निरंकुश शासन के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। स्वाभाविक है, अगर किसी के भाई को अगर किसी ने फांसी दे दिया हो तो उसके प्रति उसके मन में तो घृणा उत्पन्न होगी ही। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए। बाद में वे कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुयायी बन गए। यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो है समाजवाद पे जो अपनी पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल, है ना, तो बाद में क्या होगा, ये कार्ल मार्क्स के क्या बन गए, अनुयायी बन गए। क्वेश्चन नंबर उसके क्रांतिकारी जीवन, तो लेनिन रूस की निरंकुश जारशाही के विरोधी थे। लेनिन जो थे वो निरंकुश जारशाही के क्या थे, विरोधी थे। वे मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते थे। है ना, ये मजदूरों और किसानों के लिए क्या करते थे, संघर्ष करते थे। उसके कारण उन्हें कई बार जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ा और जिसके कारण उसको क्या करना पड़ा, कई बार जेल भी गए और निर्वासन मतलब कि राज्य छोड़ के भी भागना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपना समाजवादी आंदोलन को संगठित करना जारी रखा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि जो उसका मेन मोटिव था समाजवाद को स्थापित करना, जार निकोलस के शासन को हटाना, उस पर वो क्या किया, काम करते रहे। 1903 में लेनिन ने समाजवादी पार्टी के दो भाग में बांट दिए, एक था बोल्शेविक और एक था मेनशेविक। लेनिन बोल्शेविक के नेता माने गए। बोल्शेविक मतलब कि जिसके ज्यादा समर्थक हो, मेनशेविक मतलब होता है कि छोटा। ठीक है, तो लेनिन किसके समर्थक थे, तो बोल्शेविक के समर्थक थे। देखिए 1917 की क्रांति की भूमिका, यानी कि लेनिन का जो है 1917 की क्रांति में क्या भूमिका रही, तो फरवरी 1917 की क्रांति में का जारशाही का अंत हुआ परंतु जनता की समस्याएं बनी रही। लेकिन भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। लेनिन ने जो है क्या किया कि भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया है, जिससे मजदूर और किसान उनके साथ आ गए और जो मजदूर वर्ग थे और किसान थे वो क्या होगा, लेनिन के साथ आए। यानी कि सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया, तो भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया, लेनिन ने दिया। अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने अस्थायी सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। यानी कि 1917 की क्रांति के बाद जो केरेंस्की की सरकार बनी थी उसको क्या किया, इसने हटा दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया और इसी से अक्टूबर की क्रांति हुई और रूस में समाजवादी शासन स्थापित हुआ। और रूस में क्या हुआ, समाजवादी शासन स्थापित हुआ। अब लेनिन की क्या क्या उपलब्धियां रही, है ना, लेनिन की क्या क्या उपलब्धियां रही, तो पहला उपलब्धि थी समाजवादी राज्य की स्थापना करना। है ना, पहले ही हम लोगों ने देख चुका था कि लेनिन का जो बड़े भाई था उनको जार के खिलाफ बोलने पे फांसी दे दी गई थी और
जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, पूंजीवाद का विरोध किया और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके प्रति उसके दिमाग में क्या हुआ, एक क्षोभ उत्पन्न हो गया। तो समाजवादी राज्य की स्थापना, लेनिन ने रूस में दुनिया का पहला समाजवादी राष्ट्र स्थापित किया। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, अब दूसरा क्या था, भूमि सुधार। जमींदारों की भूमि किसानों में बांट दी गई, ठीक है, जितना भी भूमि था जो जमींदार के पास, जो जमींदार करता क्या था कि दिन भर मजदूरों से काम करवाता था और उसका उपजाऊ उपजाऊ का भी पूरा हिस्सा ले लेता था और साथ में उसके ऊपर कर भी डाल देता था। तो क्या हो गया कि इन जो जमींदारों की जो भूमि थी उसको क्या कर दी गई, तो किसानों में बांट दी गई। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और जिसके कारण क्या होगा, इसका जो परिणाम हुआ वो किसानों की स्थिति में सुधार के रूप में सामने आई। तीसरा जो योगदान था, उन्होंने क्या किया कि उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, है ना, उद्योग और बैंकों का क्या किया उसने, राष्ट्रीयकरण किया। तो कारखानों और बैंकों को सरकार के नियंत्रण में लाया गया ताकि शोषण समाप्त हो सके। किसान कारखानों और बैंकों को क्या किया गया, सरकार के नियंत्रण में लाया ताकि शोषण क्या किया जा सके, समाप्त हो, ठीक है। चौथा क्या था कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकालना, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है रूस की जो आर्थिक स्थिति थी वो क्या हो गई थी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, है ना। तो लेनिन ने ब्रेस्ट लितोस्क संधि द्वारा रूस को जो है सो युद्ध से क्या किया, बाहर किया। लेनिन ने ब्रेस्ट लितोस्क संधि द्वारा रूस को जो है युद्ध से क्या किया, बाहर किया। 5 नंबर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नई आर्थिक नीति को जो है कॉन्सेप्ट में लाया। तो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, है ना, नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की, लेनिन ने किया। इसके बाद 6 नंबर पे आता है कि सोवियत संघ की स्थापना, उन्होंने क्या किया, सोवियत संघ की स्थापना की, यानी कि 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई जो समाजवादी विचारों पे आधारित था। अब लास्ट क्या है कि लेनिन की मृत्यु, तो 1924 में जो है लेनिन का निधन हो गया, यानी 1870 में पैदा हुआ और 24 में मर गया, मतलब इसे अल्पायु ही बोला जाए। ये कितना हो गया टोटल जो हो गया, ये 54 ईयर्स, यानी कि मात्र ये 54 साल तक जिंदा रहे। उसके बाद स्टालिन सत्ता में आए, है ना, इसके बाद जो है कौन सत्ता में आए, तो स्टालिन। हालांकि लेनिन का जीवन छोटा था पर उसका प्रभाव अत्यंत गहरा रहा। तो इस तरीके से निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें कि लेनिन केवल रूस के नेता नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया के मजदूर और किसानों के मार्गदर्शक थे, है ना, बल्कि पूरी दुनिया के मजदूरों और किसानों के मार्गदर्शक थे। उन्होंने शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, उन्होंने शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और समाजवाद को व्यवहारिक रूप दिया। इसलिए इतिहास को एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में, लेनिन को एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में याद करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लेनिन की क्या क्या उपलब्धियां रही। हम्म और देखिए रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो थर्ड क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, जो कि 2017 और
2023 में पूछा गया है। तो रूसी क्रांति के प्रभाव, तो रूसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव थे? तो सबसे पहला प्रभाव जो क्या था कि 1917 की रूसी क्रांति केवल रूस की राजनीतिक घटना नहीं थी। कहा जाता है कि 1917 में जो है वो क्या हुआ, रूस में क्रांति हुआ जो कि पूरे विश्व को प्रभावित किया, बल्कि यह दुनिया के लिए के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। इस क्रांति ने पहली बार मजदूरों और किसानों को सत्ता में लाकर समाजवादी शासन की स्थापना की। मतलब इस क्रांति से जो क्या हुआ कि मजदूर और किसान जो है क्या हुआ, सत्ता में आया और एक सामाजिक न्याय पे जो है जोर दिया गया। इसके प्रभाव रूस तक सीमित नहीं रहे, यानी कि इसके जो प्रभाव थे रूस तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह विश्व की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और विचारधारा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और अलग अलग विचारधाराओं पे जो है इसका क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, रूसी क्रांति का राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था और विचारधारा पे भी क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला जो है वो क्या हुआ कि रूस में निरंकुश शासन का अंत हो गया, यानी रूस में जो जार का शासन था, जार का शासन का क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। तो पहला क्या है, जार के शासन का अंत, यानी कि रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, यानी जार निकोलस द्वितीय का जो है निरंकुश शासन व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना। सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ और रूस में जनता की सरकार स्थापित हुई, और रूस में जो है जनता की सरकार जो है वो स्थापित हुई। इससे लोकतंत्र और जनता की सत्ता की अवधारणा को बल मिला, और जिससे क्या हुआ, लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन और जनता की सत्ता की अवधारणा विकसित हुई। दूसरा क्या कारण था कि समाजवादी राज्य की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना मतलब क्या हो गया कि समाज के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना, यानी कि रूस विश्व का पहला समाजवादी राज्य बना, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, जैसे कि भूमि उद्योग और बैंक का राष्ट्रीयकृत किए गए, यानी कि जो बैंक था, भूमि था, उद्योग था, उसको क्या किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। इससे पूंजीवाद को गहरा झटका लगा और समाजवाद को व्यवहारिक रूप मिला, और समाजवाद देखिए पूंजीवाद खत्म हो गया और समाजवाद क्या हो गया, कॉन्सेप्ट में आया। तीसरा कि किसानों और मजदूरों की स्थिति में सुधार, यानी किसानों और मजदूरों की स्थिति में जो है वो काफी सुधार हुआ, यानी कि क्रांति के बाद जमींदारों की भूमि किसानों में बांट दी गई, है ना। यानी क्रांति के बाद जो है जमींदारों की जो भूमि थी वो किस में बांट दी गई, तो किसानों में बांट दी गई, ठीक है। मजदूरों को बेहतर कार्य स्थितियां, काम के घंटे और मजदूरी मिली, यानी कि जो मजदूर जो थे क्या थे, दिन भर काम करते थे और उसका जो लाभ होता था वो किसको होता था, पूंजीपति वर्ग को होता था। तो ये जो है मजदूरों की जो को बेहतर कार्य, ठीक है, कार्य में स्थितियां मतलब बेहतर स्थिति में काम कर सकती थी या थे, और ठीक है काम के घंटे को कम कर दिया गया और मजदूरी जो है उसको सही से मिलने लगा। शोषण में कमी आई और सामाजिक समानता की दिशा में कदम को आगे बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर इसी तरह तो चौथा क्या कारण था कि शिक्षा और संस्कृति का विकास, है ना। यानी रूसी क्रांति का जो है क्या प्रभाव हुआ, तो शिक्षा और संस्कृति का विकास, यानी सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, यानी सरकार ने क्या किया कि शिक्षा को क्या किया, प्राथमिकता दिया, यानी साक्षरता बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए, है ना। साक्षरता बढ़ाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले, यानी महिला को भी और महिला को जो है शिक्षा और रोजगार की तरफ क्या किया गया, उन्मुख किया गया। इससे समाज में जागरूकता की प्रगति हुई और इससे क्या हुआ कि समाज जो है क्या हुआ, जागरूक हुआ। तो रूसी क्रांति के ये भी परिणाम हुए कि महिलाओं को शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया। विश्व राजनीति पर प्रभाव, यानी कि रूसी क्रांति का जो है विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति को दो खेमों में बांट दिया, ठीक है। रूसी क्रांति ने विश्व के राजनीति को क्या किया, दो खेमे में बांट दिया। और दो खेमा क्या हो सकता है, तो एक और समाजवादी देश था, यानी एक और जो है समाजवादी देश जहाँ पे जो अपने देश में समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता था, और दूसरी ओर थे पूंजीवादी देश। पूंजीवादी देश मतलब क्या हो गया
कि वैसा देश जो केवल अपने मतलब जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उस पर अपना नियंत्रण चाहता है, जैसे अमेरिका, उसको क्या बोलते हैं, पूंजीवादी देश बोला जाता है। इससे आगे चलकर शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध का शुरुआत में शीत युद्ध मतलब क्या हो गया कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है कि हम हम डायरेक्टली किसी से नहीं लड़ेंगे, है ना, किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन हम हथियार, ठीक है, कंपटीशन कंपटीशन इस सब क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। अब छठा क्या हुआ कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रेरणा। उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, इसमें दो कंट्री होता है। उपनिवेशवाद में क्या होता है, दो कंट्री होता है, एक होता है रूलर जो राज करता है और एक होता है कॉलोनी। कहने का मतलब क्या होता है, एक कंट्री जो है वो रूलर होता है जो कि अपने मतलब दूसरे कंट्री जो जिसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं, उस पर राज करता है, उसका सामाजिक आर्थिक और जो भी हाँ मतलब नियम कानून होता है सब क्या करते हैं, ये रूलर तय करता है। तो ये उपनिवेशवाद यानी कि एक देश जब दूसरे देश पे आधिपत्य करता है तो इसको क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध लोगों में क्या हुआ, एक प्रेरणा जगा। तो रूस की क्रांति ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को स्वतंत्रता दी। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 1917 में रूस में जब क्रांति हुई, ठीक है, और इसके जब परिणाम आए तो इसने एशिया और अफ्रीका के देशों को लोगों को मोटिवेट किया कि तुम भी जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलो। और यही कारण था कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जो कंट्री थे वो क्या हो गए, उपनिवेश को स्वतंत्रता मिली। भारत, चीन और अन्य देशों में मजदूर और किसान आंदोलन को बल मिला और इसका जो परिणाम था वो क्या था, देखिए 1917 में तो वहाँ सरकार बनी और 1947 यानी कि ये जो 30 साल लग गया इंडिया को आज़ाद होने में, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें रूस का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसके बाद और क्या परिणाम हुआ, तो परिणाम नंबर 17 हुआ कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी कि पूंजीवादी देशों ने भी मजदूरों को अधिकार देने शुरू किए। यानी पूंजीवादी जो देश था वो मजदूरों को क्या किया, अधिकार देना शुरू कर दिया। यानी कि न्यूनतम मजदूरी दिया, सामाजिक सुरक्षा दिया, पेंशन बीमा आदि योजनाएं जो है क्या होगी, लागू की गई। और अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें कि रूसी क्रांति का विश्व पे क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, है ना, तो रूसी क्रांति का जो है इस प्रकार रूसी क्रांति ने न केवल रूस को बदला बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को प्रभावित किया। और यह क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि रूसी क्रांति न सिर्फ रूस को बदला बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, मतलब यही तीनों याद रखना है। क्या याद रखना है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को क्या किया, ये प्रभावित किया, ठीक है। यह क्रांति आधुनिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है। तो ये था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आप जो है सो जाके देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का। आई होप कि आपको समझ में आ